नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम हल करेंगे। ये आपका जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकांशतः देखा गया है कि प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें आपका गलत होने की हमें संभावना कम रखनी है, क्योंकि यदि ये आपके क्वेश्चन गलत हुए तो अन्य लोगों के ऐसे क्वेश्चन गलत होते नहीं हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनको कैसे हल करेंगे, आइए हम समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं, प्रस्तावना को एक बार पढ़ेंगे और उसमें जो कीवर्ड हैं उनको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आपका कह रहा प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होती है, पहले ये समझ लेते हैं। अब उनको हम पॉइंट में जो की वर्ड है उनको हम पॉइंट में लिखे हैं और इनमें से जो विशेष बातें हैं उनको ध्यान रखेंगे और लिखेंगे भी। देखिए, स्टार्ट कहाँ से होगा। हम भारत के लोग से प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग आत्मार्पित करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि भारत के लोगों ने ही ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये जितना भी है ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए, आगे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उनको देखेंगे कैसे हम हल करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया है और स्वीकार किया है तथा स्वयं को अर्पित भी किया है, ठीक है ना। इसका सीधा सा मतलब यही होता है, हम भारत के लोग आत्मार्पित करते हैं, और जिसका सीधा सा अर्थ है कि भारतीय संविधान को भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा स्वीकार किया गया है और स्वयं को अर्पित किया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार भारत में संप्रभुता का जो केंद्र होगा, हम भारत के लोग हैं, ठीक है ना। यानी संप्रभुता का जो केंद्र होगा भारतीय जनता होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा जाता संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होगा जाके भारत जो है आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निर्णय स्वयं करता है, यानी आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए स्वतंत्र है, यानी किसी का दबाव नहीं है कोई भी निर्णय लेने में। आगे हम बात करते हैं, समाजवादी शब्द मिलता है प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब होता है। देखिए, समानता के लगभग प्रत्येक आयाम को, यानी समाज में समान, समाजवादी का जो अर्थ निकलेगा जाके, समाज में समानता के लगभग प्रत्येक आयाम को परिलक्षित करने वाली विचारधारा है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या होगा कि धर्म और राजनीति का लगाव है, अर्थात राज्य धर्म से तटस्थ होगा, याद रखिएगा। आगे, लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक बात होती है, इसका मतलब क्या होगा कि शासन संचालन में शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में होगा, याद रखिएगा। जो शासन का संचालन जो होगा और शक्ति होगी, शक्ति संप्रभुता होगी, उसका निहित किस पे होगी, भारतीय, यानी कोई भी शक्ति नियम कानून किसको दृष्टि में रखकर बनाया जाएगा, वो भारतीय जनता की को ही केंद्र में रखकर बनाया जाएगा। आगे गणराज्य की बात करते हैं। गणराज्य शब्द मिलेगा, राज्य प्रमुख परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही निर्वाचित होगा, है ना। चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही निर्वाचित होगा। न्याय कई बार पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायों का और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया, ये दोनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो न्याय आपकी तीन प्रकार की है, ठीक है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार की न्यायों का जिक्र है, कौन कौन सी न्याय है। देखिए, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की सम्मिलित है, वो पांच प्रकार की, ठीक है। याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता है,
विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का ज़िक्र है। आगे बात करते हैं। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समानता। न्याय 3 प्रकार का, कौन-कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपकी स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और विचार की। समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है? समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व के लिए क्या किया गया? एकल नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, जिसमें जो आपके अनुच्छेद 51 के ए में है, के माध्यम से बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिला है, ठीक है? व्यक्ति की गरिमा, गरिमा के लिए क्या किया गया? आर्टिकल आपका 21 में है और अंगीकरण की जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी आपके संवत जो विक्रम संवत है वो आपके 2006। तो देखिएगा ये आपकी थी प्रियम्बल, ठीक है? इसमें से जो आपका मेन क्या है वो आपका, अभी इनका क्रम भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना? न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता आपके 2 प्रकार के ये का जिक्र है। अब हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बनेगा जाके, कह रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का जिक्र है उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो न्याय कितने प्रकार की हमने आपको बताया? 3 प्रकार की न्याय का जिक्र है, स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की है, समानता आपके 2 प्रकार का और भ्रातृत्व के लिए 1 प्रकार का, ठीक है ना? जिसमें जो आपका 51 के ए में जिक्र किया गया है। तो 3, 5 और 2, 1 कौन से ऑप्शन में है? वे आपके ए में है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? प्रजातांत्रिक भारत से नहीं, भारतीय गणतंत्र से नहीं, जनता के लोकतंत्र से नहीं, हम भारत के लोक से स्टार्ट होती है। यानी भारतीय प्रस्तावना का आरंभ कहाँ से होता है? हम भारत के लोक से होता है। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए, कह रहा है न्याय की बात है, कितने प्रकार के न्याय की जिक्र किए गए थे? 3 प्रकार के, कौन कौन से? सामाजिक न्याय था और आपका राजनीतिक न्याय था, धार्मिक आर्थिक न्याय था, धार्मिक न्याय नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी सही होगा। तो न्याय कितने प्रकार के जिक्र है? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान की उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई है? तो वो आपके 3 प्रकार के हैं और इसका आंसर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। समाज धार्मिक नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपके ये 3 प्रकार के न्याय की जिक्र किया गया। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। देखिए, यहाँ पे आपने हम आपको पहले ही बता दिया था। देखिए, न्याय कितने प्रकार के हो गए? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। धार्मिक न्याय कहीं पर नहीं है और हमेशा आपको पूछा जाएगा धार्मिक न्याय के बारे में कहेगा, लेकिन धार्मिक न्याय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, इसे याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपका
विश्वास की स्वतंत्रता, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है, ठीक है ना। न्याय में यदि बात करेंगे तो आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, ठीक है ना। लेकिन आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के कहीं पर जिक्र नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा का की समानता और राष्ट्र की अखंडता। देखिए, समानता की आपका सामाजिक समानता और आपका व्यक्ति की गरिमा सही है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता ये भी सही है, राष्ट्र की अखंडता ये भी सही है, सामाजिक न्याय की बात किया गया है, समानता की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ठीक है ना। तो सामाजिक न्याय की बात हुई है, न कि समानता की। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, हाँ सुनिश्चित करता है, ये भी बात सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, हाँ स्वतंत्रता में ये है। अवसर की समानता, हाँ सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। यानी ये चारों आपके आंसर जो होंगे सही हैं। तो इनमें से कह रहा है नीचे दिए कोट में से चूज करना, हाँ जी ये सभी आपके सही है, इसका आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिपादित है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ से तो स्टार्टिंग ही होता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, समाजवाद एवं पथ निरपेक्षता ये भी बात आती है, लेकिन पूंजीवाद और मुक्त व्यापार नहीं आता। तो इसमें से कोट दे रखा, कह रहा कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें क्रम से बैठालने को कहता है, तो हमें पता होना चाहिए संविधान की प्रस्तावना। तो क्या हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये इसका सी हो गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक यानी बी। तो इसका जो आंसर होगा, फिर आगे मिल जाएगा गणराज्य बनाने के लिए, तो सी ए डी बी, इसका जो क्रम होगा ऐसे होगा। तो ऑप्शन देखिए, तो सी ए डी बी, सी ए डी बी ये मिला, तो इसका आंसर जो सही होगा वो ए होगा। फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपको पूछा हुआ एग्जाम में है, इनको क्रम में बैठाने का। स्टार्टिंग से याद रखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, कहीं पर जैसे कहीं पर इनमें से एक हट जाएगा तो गणराज्य शब्द आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्रम याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, नए, ये ऐसा नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है,
राज्य, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य यही होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका आंसर जो सही होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना में ही है कि भारत आपका धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम भारत के लोग, देखिए ये इतना जरूरी याद रखिए कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो भाव है वो संविधान की प्रस्तावना में ही है। इसका जो आंसर सही होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें ये स्लाइड को ध्यान से सुनिएगा और लिखते भी जाइएगा। उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, उद्देश्य संकल्प उद्देशिका जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बनी, ये बिल्कुल बात सही है। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में अपनाए गए। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों में समाहित है। यह पे गलत। इसका जो आंसर होगा वो आपका पहला दूसरा, आपका पहला दूसरा और आपका ये तीसरा जो है ये आपका सही होगा, चौथा नहीं होगा। पहला दूसरा तीसरा सही होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे हुए हैं और आगे देखिए हल भी करेंगे हम। पंडित नेहरू द्वारा जो आपका उद्देशिका रखी गई थी संविधान सभा में, तो पहले तो ये डेट कई बार पूछी हो, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो संविधान की उद्देशिका बनी बाद में। ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की उद्देशिका बनी। प्रस्तावना जो थी अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी जो भाषा है याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है ना, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? याद रखिएगा इसे, क्योंकि स्टार्टिंग में भारतीय प्रस्तावना क्या थी उसे समझिएगा और बाद में 42वें संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया उसे भी समझिएगा। शुरू में था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बस इतने थे। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में क्या क्या जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता, तीन शब्द सम्मिलित किए गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया था, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ। स्टार्टिंग में क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब क्या हुआ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है ना, अब ये हुआ है। उद्देशिका में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो है वो फ्रांस से प्रेरित है, और न्याय शब्द का जो जिक्र है वो रूस, जो आपके सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक जो न्याय है वो आपके रूस की क्रांति से प्रेरित है। उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से हुआ, ये पता है, जिसका तात्पर्य क्या होता? भारतीय नागरिकों में संप्रभुता बसती है, वे ही राजनीतिक स्रोत के शक्ति के जो स्रोत होंगे। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बन गए हैं। तो प्रस्तावना में आपके स्वतंत्रता शब्द है और समानता बंधुत्व है, ये किससे प्रेरित है? आपको पता ही है, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान की जो प्रस्तावना के बारे में कथन दिए गए हैं इसके बारे में बताइए।
देखिए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू किए गए थे संविधान की गणना है। कह रहा था उक्त शब्द यही समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया था, जो प्रभावी हुआ था 3 जनवरी 1977 से। तो आपका ये आंसर सही है, बी। 85 में गलत हो, और उस अंग जो प्रस्तावना का अंग नहीं, ये तो गलत है ही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। देखिए ये तो तीनों थे। 1942वां संविधान संशोधन जो था 1976 में हुआ था, ठीक है। इसे लघु संविधान भी कहा गया है। 1976 को में जो आपका प्रभावी हुआ था 1977 में हुआ था। इसमें तीन आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो अखंडता शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपके उद्देश्य का संविधान में प्रस्तुत किया गया था। संविधान की जो उद्देशिका है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द क्या क्या है? सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोक लोकतंत्र, सार्वभौम समाजवाद लोकतंत्र। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, ये आपके वर्णित हैं। बाकी आपके ये गलत हैं, तो इसका आंसर जो सही होगा वो आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो आपके संविधान के नीति निर्माताओं ने भारतीय संविधान को कैसा होना चाहिए, ये उद्देशिका में ही दिख रहा है। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा जाके उसके उद्देशिका पर ही निहित होता है। इसका जो आंसर सही होगा वो आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। उद्देशिका जो थी 11 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत की गई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। तभी से उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका बनी है, याद रखिएगा। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, ठीक है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का स्रोत से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, संविधान के लागू होने की तिथि भी है, आदि का संक्षेप में उल्लेख मिलता है आपको। संविधान निर्माताओं का मत भी इसमें प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी में और आप यदि बात करें तो जो उद्देशिका की जो आपके बारे में जो संविधान का आपका इसे संशोधन नहीं किया जा सकता, ये संविधान का अंग माना गया है कि नहीं माना गया है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के वेरुवारी मामले में जो था 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है ना, प्रस्तावना को संविधान का अंग उच्चतम न्यायालय नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती वाद 1973 में इसे अंग मान लिया गया था, तथा यह भी कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। ठीक है, 1994 में मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद एवं 95 में LIC वाद में उद्देशिका को संविधान का अंग माना ही गया। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता किस किस वाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था?
तो वो बेरुआरी मामले में, और उपदेशिका को संविधान का अंग किस वाद में मान लिया गया था, वो आपके केशवानंद भारती वाद में माना गया था। अब वर्तमान स्थिति में क्या है, उपदेशिका जो संविधान का भाग है, लेकिन न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात अन्य भागों से स्वतंत्र इसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। संविधान को भारत के लोगों के लिए आदेशित किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, कि उपदेशिका का प्रेजेंट टाइम की स्थिति क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये कह सकते हैं अन्य भागों से स्वतंत्र, यानी अन्य भागों से हटाकर इसका कोई अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। देखिए, संविधान में उपदेशिका का निरूपण नीति आयोग ने क्या कहा, लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है। उद्देशिका के बारे में ये कथन है। अनुच्छेद 25 से 26 पंथ निरपेक्षता को प्रदर्शित करते हैं। अन्य न्याय का जो है अगला ऑप्शन जो है, न्याय के उपबंध उद्देशिका मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में मिलते हैं। आर्थिक न्याय के विषय में उद्देशिका व नीति निर्देशक तत्वों को विशेष महत्व है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो होगा वो आपका अनुच्छेद 25 26 पंथ निरपेक्षता को दर्शाते हैं, नहीं, इसका आंसर जो सीधा सा होगा वो आपका ए होगा। आगे देखिए, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है संविधान का भाग है, किंतु कोई भी विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, ये तो गलत होगा ही होगा। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि अन्य कोई भाग नहीं। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो ये आपका सही होगा। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ये आपका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, गलत है ये। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र